यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट को एकदम से भारत आना पड़ा। ये भारत में आने की विजिट बड़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि जिस तरीके से रीजन में पूरा चर्न आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बदली जा रही हैं, ये विजिट उस कॉन्टेक्स्ट में बड़ी स्ट्रेटेजिक थी। तुर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में एक परमानेंट लेवल का कहीं ना कहीं इरिटेशन था। सऊदी अरेबिया अपने आप को सुन्नी वर्ल्ड का लीडर मानता है। उसके हिसाब से क्योंकि मक्का और मदीना का सऊदी अरेबिया में प्रेजेंस है, तो उसको लगता है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर है क्योंकि दो होलीएस्ट साइट्स इस्लाम की वहाँ पर हैं। तुर्की हमेशा से इस चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि तुर्की को ये लगता है कि एक पॉइंट पर पूरे विश्व में उसका दबदबा था, तब जब सऊदी अरेबिया का दबदबा उतना नहीं था और सऊदी अरेबिया भी तुर्की की लीडरशिप के अंडर आता था। तुर्की को ये मालूम है कि एक पॉइंट पर जब ओटोमन एम्पायर उसने बना के रखा था, तो उस ओटोमन एम्पायर के तहत वो हमेशा से अपनी पावर को असर्ट और डिस्प्ले करता था। इस कॉन्टेक्स्ट में तुर्की आज की डेट में इस चीज़ को 1923 से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि कैसे ब्रिटिश की एक छल कपट से पहली बात तो पूरा का पूरा ओटोमन एम्पायर, जो कि तुर्की का एक पावर हाउस था, वो पहली बात तो टूट गया। अब जब से प्रेसिडेंट अर्दोगान वहाँ पर आया है, तब से तुर्की के अंदर एक रिवाइवल ऑफ ओटोमन एम्पायर का ड्रीम चालू हो चुका है। इस रिवाइवल ऑफ ओटोमन ड्रीम के अंदर तुर्की खुद एक सुन्नी मुसलमान देश, पहली बात तो ये चाहता था कि सारे सुन्नी मुसलमान देश उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करें। जाहिर सी बात है सऊदी अरेबिया इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सऊदी अरेबिया और तुर्की के बीच में ये कॉन्फ्रंटेशन हमेशा से चलता रहा, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखने को लग रहा है कि 2025 में कुछ गतिविधियों के तहत पहली बात तो ये कन्फ्रंटेशन धीरे धीरे कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो रहा है। ये न्यूट्रलाइज क्यों होता जा रहा है और ये दोनों सऊदी अरेबिया तुर्की एक दूसरे के अलाइनमेंट पे क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे के कुछ 2-3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि जिस प्रकार की अमेरिका की नीति है कि जैसे अमेरिका ने पहली बात तो इजराइल का समर्थन करके इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के रेजीम के ऊपर एक दबदबा बना रखा है और वो बार बार रेजीम को चेंज करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, वो जिस तरीके से रजा शाह पहलवी को सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकत लगा के कि कैसे हम कहीं ना कहीं ईरान में एक रेजीम चेंज फोर्सेबली लाएं, चाहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के थ्रू, चाहे लोगों के जेनजी प्रोटेस्ट के थ्रू, किसी भी तरीके से आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन वहाँ पर होते हुए ईरान में देख रहे हो। लेकिन ईरान के ऊपर जितना प्रेशर डाला जा रहा है, ईरान उसी चीज़ के प्रेशर को रिवोल्ट करते हुए पहली बात तो उस प्रेशर को निगेट कर रहा है। अब अमेरिका का इस मोमेंट पर ईरान को लेकर प्लान क्लियर है कि अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर एक सीरिया की टेरिटरी, एक बेस टेरिटरी मिडल ईस्ट में बना ली है। ये बेस टेरिटरी जब से अल शारा का रूल वहाँ पर आया है, तब से वो आतंकवादी टर्न्ड प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री अल शारा जो है, इस मोमेंट पर पूरी सीरिया की टेरिटरी अमेरिका और इजराइल को दे चुका है कि अब आप इस टेरिटरी में बैठकर रीजन में मिडिल ईस्ट के जो आपको ऑपरेशंस करने हैं यहाँ से प्लान करके एग्जीक्यूट कीजिए। ट्रंप चाहता है कि अब हम सीरिया में बैठकर ईरान के रेजिम को चेंज करेंगे और वहाँ पर मिलिट्री और कोवर्ट ऑपरेशंस रन करेंगे। ये मैसेज सबसे पहले सऊदी अरेबिया की लीडरशिप को हिट किया है क्योंकि सऊदी अरेबिया की लीडरशिप को ये लगा है कि भाई हमारा रिलेशन इजराइल के साथ नॉर्मलाइज नहीं होने वाला। सऊदी अरेबिया ने जिस दिन अपने रिलेशनशिप, पहली बात तो आज की डेट में अगर मान लीजिए इजराइल के साथ नॉर्मलाइज कर दिए, तो इस कॉन्टेक्स्ट में सुन्नी वर्ल्ड जो है पूरा का पूरा बिखर जाएगा क्योंकि यहाँ पर ईरान उस चीज़ की लेजिटिमेसी क्लेम करके बोलेगा कि सऊदी अरेबिया के पास इस कॉन्टेक्स्ट में इजराइल के साथ जुड़ने के बाद कोई ऑफिशियल राइट नहीं है कि वो अपने आप को मुसलमानों का एक राइटफुल लीडर बताए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया इस चीज़ को लेकर अफेक्टेड है। दूसरा, सऊदी अरेबिया को ये पता है क्योंकि वो इजराइल के साथ ये कर नहीं सकता, अमेरिका इजराइल के साथ उसकी रेप्रोचमेंट यानी कि रिलेशनशिप को इंप्रूवमेंट कराने की पूरी कोशिश करेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरेबिया एक अंडर प्रेशर है। अब इस प्रेशर को मिटिगेट करने के लिए सऊदी अरेबिया ने और सबसे पहले तुर्की ने मिलकर कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ अलाइनमेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। इस अलाइनमेंट के तहत कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम सारे सुन्नी मुसलमान देशों को एकजुट कर लेंगे अगर किसी तरीके से अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई दबदबा जताने की कोशिश करी। दूसरा, यहाँ पर अब सऊदी अरेबिया के साथ एक प्रॉब्लम है। सऊदी अरेबिया का नेबर है यूएई। यूएई एक ऐसा देश है जो इस मोमेंट पर पहली बात इजराइल के साथ अलाइंड है क्योंकि I2U2 नाम का जो संगठन बना था 2021-22-23 में, इस संगठन के तहत पहली बात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने और इजराइल ने अपने रिश्ते इम्प्रूव कर लिए हैं। अब आज क्योंकि यूएई ऑलरेडी इजराइल के साथ रिश्ते इम्प्रूव कर चुका है, ऑलरेडी वो अमेरिका के साथ इस पॉइंट पर अलाइंड है कि हम इजराइल को एक एक्सेप्ट करके नॉर्मलाइज करके रिश्ते यहाँ पर रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत इस बात की है कि सऊदी अरेबिया को लग रहा है कि मेरा सबसे बड़ा
सुन्नी मुसलमान साथी यूएई अगर इसराइल को एक्सेप्ट कर लेगा तो इसराइल यूएई में आकर मेरे बगल में आकर बैठ जाएगा। अगर यूएई में इसराइल आकर मेरे बगल में आके बैठ जाएगा तो इसराइल को कहीं ना कहीं, अमेरिका को कहीं ना कहीं यूएई में बैठकर पूरी मेरी गतिविधियों के ऊपर नजर रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में ये दूसरा ड्राइवर है जिसकी वजह से पहली बात यहाँ पर सऊदी अरेबिया और तुर्की के बीच का रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ। अब तुर्की क्या करता है कि तुर्की को ये मालूम है कि मुझे सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप नहीं, बल्कि मुझे साउथ एशिया के और साउथ ईस्ट एशिया के भी जो सुन्नी मुसलमान देश हैं उनके ऊपर भी लीडरशिप जतानी है। अब वो लीडरशिप जताने के लिए साउथ एशिया में सबसे पहले तुर्की फोकस कर रहा है। साउथ एशिया में जिस सुन्नी मुसलमान देश को वो फोकस करने की कोशिश कर रहा है वो है पाकिस्तान। इस रीज़न से आप समझिए कि तुर्की पाकिस्तान का रिलेशनशिप डीपन हो रहा है, क्योंकि तुर्की को मालूम है कि अगर मैंने कुछ भी करके पाकिस्तान की लीडरशिप को कन्विंस करके पाकिस्तान के साथ साउथ एशिया में सुन्नी मुसलमानों के देते एंट्री मार ली तो ऑटोमेटिकली मुझे पाकिस्तान के साथ रिश्ते इंप्रूव करने के बाद एक सुन्नी मुसलमान देश जो दूसरा यहाँ पर साउथ एशिया में है वो है मालदीव, और तीसरा देश जो यहाँ पर है बांग्लादेश, उसकी एंट्री ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इस रीज़न से इसको चेकमेट करने के लिए भारत ने ऑलरेडी मालदीव के साथ अपने रिश्ते इस प्रकार से स्ट्रेटेजिक लेवल पर बना लिए हैं कि मालदीव पहली बात तो ये तुर्की पाकिस्तान के कैंप में नहीं जाने वाला। दूसरी रही जहां तक बांग्लादेश की बात, फरवरी में चुनाव है, फरवरी में चुनाव का नतीजा क्या होगा भारत को आज ये पता है। भारत के जो नतीजे आने वाले हैं, जो भारत के अनुकूल होने वाले हैं, ये इंश्योर हो जाएगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ तुर्की के इस गेम में नहीं पड़ेगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर भारत ने अपना मालदीव के साथ डिप्लोमेसी करके ऑलरेडी इंटेलिजेंस लेवल पर प्री प्लानिंग करके बांग्लादेश को यहाँ पर रोकने के बाद एक चीज़ तय कर ली है कि तुर्की का एम्बिशन साउथ एशिया में केवल पाकिस्तान तक सीमित हो जाए। अब यहाँ पर राइज होता है एक कॉन्सेप्ट तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया का इस्लामिक नेटो, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि इनके तीनों के बीच में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, SMDA। अब ये जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जिसको इस्लामिक नेटो के नाम से बोला जा रहा है, इस इस्लामिक नेटो का उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य को समझिए, वो ये है कि आज अगर सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान एकजुट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का, क्योंकि साउथ एशिया का एक देश जुड़ना, सऊदी अरेबिया जो ऑलरेडी सुन्नी मुसलमानों का एक लीडर देश है, तुर्की का सऊदी अरेबिया के साथ आना, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा साउथ ईस्ट एशिया। तो अब आप साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे खास करके जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनई है, जो वहाँ के 3 इस्लामिक देश हैं। अब सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान मिलकर इन 3 इस्लामिक देश इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई को कोट करने की कोशिश करेंगे ताकि सुन्नी मुसलमान वर्ल्ड का एक लीडर का एक अम्ब्रेला बनना शुरू हो जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा सुन्नी मुसलमान देश पहली बात तो आउट है, वो कौन सा है? वो यूएई है। यूएई यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि इसराइल के साथ रिश्ते बना चुका है, भारत के साथ वो I2U2 में जुड़ चुका है, तो यहाँ पर अब हो क्या रहा है? यहाँ पर गेम ये है कि अगर मान लीजिए तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एकजुट होते हैं तो यहाँ पर भारत, यूएई जुड़कर इसके बाद ग्रीस, साइप्रस, इजराइल के साथ मिलकर वो एक मेडिटेरेनियन क्वाड बना लेंगे। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक नेटो बनाते हैं तो भारत, साइप्रस, ग्रीस, इसके साथ साथ इजराइल और यूएई मिलकर एक मेडिटेरेनियन रीजन में अपना ग्रुप बना लेते हैं। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस मोमेंट पर पूरा का पूरा विश्व जो है वो इन प्रकार के छोटे छोटे मिनीलैटरल ग्रुपिंग्स में बट रहा है। तो यहाँ पर यूएई के प्रेसिडेंट की ये जो विजिट भारत में हुई, इस विजिट के मायने ये हैं कि वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को मेडिटेरेनियन रीजन में, क्योंकि भारत, यूएई एक साथ हैं, इजराइल, यूएई एक साथ हैं, इजराइल, यूएई, भारत ऑलरेडी इस मोमेंट पर तुर्की को काउंटर करना चाहते हैं। तुर्की को काउंटर करने के लिए ग्रीस, साइप्रस, इजराइल एक साथ हैं। तो यहाँ पर अगर भारत, यूएई, ग्रीस, साइप्रस, इजराइल के साथ जुड़ जाएं तो तुर्की के पूरे आजू बाजू वाले इलाके में तुर्की का जो पूरा बैकयार्ड है उस पर काउंटर चेक हो गया। तुर्की की जो पावर एम्बिशन है कि वो पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ जुड़ के इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई में पावर एक्सप्लोर करना चाहेगी, उस पावर एक्सप्लोरेशन पे एक लिमिट आ गए। तो यहाँ पर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग क्या कर रही है? उसका सबसे बड़ा मोटिव इस मोमेंट पर यह है कि वो पहली बात तो भारत और यूएई के बीच में एक डिफेंस और एक स्ट्रेटेजिक लेवल का गेम खेलना शुरू करे। ऑलरेडी अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो भारत के लिए इस मोमेंट पर अबू धाबी आज ऑलरेडी एक मिडल ईस्ट का इंटेलिजेंस हब है। इस मिडल ईस्ट के अंदर के इंटेलिजेंस हब होने के नाते भारत ये चीज़ को ऑलरेडी इंश्योर कर रहा है कि मिडल ईस्ट का पूरा इंटेलिजेंस फ्लो यूएई से आए।
भारत और इजराइल के जिस प्रकार से रिश्ते हैं, तो इजराइल के आसपास की जितनी टेरिटरीज हैं, खास करके ऑल द वे अप टिल सीरिया, और भारत का खुद का प्रेजेंस जो सीरिया में है, जो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सीरिया में अपने ऑपरेशंस रन करती है, वहां पर बैठकर ऑलरेडी पूरे के पूरे तुर्की के बैकयार्ड की इंटेलिजेंस गैदर होती है। तीसरा, क्योंकि भारत के इंटेलिजेंस के रिश्ते ऑलरेडी साइप्रस, ग्रीस के साथ बड़े स्ट्रांग हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की इंटेलिजेंस की प्रेजेंस ऑल द वे अप टिल तुर्की के बिल्कुल बॉर्डर तक पहुंच जाती है। तो एक चीज क्लियर है, अगर यहां पर मान लीजिए सऊदी अरेबिया पाकिस्तान और तुर्की के साथ एक लार्जर लेवल पर रिलीजियस गेम खेलने की कोशिश कर रही है, एक सुन्नी लेवल की अम्ब्रेला क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तो भारत यहां पर साइलेंटली, सीक्रेटली एक इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस कोवर्ट ऑपरेशंस, कोवर्ट बैटलफील्ड्स पूरी की पूरी तुर्की के बैकयार्ड में क्रिएट कर रहा है। हमें तुर्की को काउंटर करने के लिए किसी प्रकार की कोई मिलिट्री लेवल की गेम नहीं खेलने की आवश्यकता है। तुर्की को काउंटर करने के लिए सिर्फ उसके बैकयार्ड में अगर आप इंटेलिजेंस ऑपरेशंस रन करने शुरू कर दो, तो तुर्की के अंदर आज की डेट में इतनी फॉल्ट लाइन्स हैं कि वो बैकयार्ड में बैठकर आपको सिर्फ एक एक फॉल्ट लाइन पे खेलना है। और आज उन फॉल्ट लाइन्स में खेलने के लिए सोच के देखिए कि भारत को अकेले नहीं खेलना है, क्योंकि भारत को फॉल्ट लाइन आइडेंटिफाई करनी है, इजराइल साथ में फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने में मदद करेगा, ग्रीस साइप्रस बेस बनेंगे, यूएई एक इंटेलिजेंस हब बनेगा और सीरिया हमारा बेस टेरिटरी बनेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो गेम यहाँ पर अनफोल्ड हो रहा है, जहाँ पर एक जगह पर एक रिलीजियस एस्पेक्ट पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की वाला वर्सेस एक इंटेलिजेंस कोवर्ट बैटलफील्ड जो क्रिएट हो रही है, इसका क्लैश आने वाले समय में इमिनेंट है। तो गेम सारा इस मोमेंट पर क्लियर है कि ये जो इंटेलिजेंस लेवल की निटिंग हो रही है, निटिंग यानी कि जिसको हम कहते हैं धागे को जोड़ के बुनना, ये जो इस मोमेंट पर हो रहा है, जिसमें यूएई, ग्रीस, साइप्रस, इजराइल, ये सारे के सारे देश एक दूसरे के साथ जुड़कर भारत के साथ मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो मेडिटेरेनियन ग्रुपिंग इंटेलिजेंस लेवल की बनेगी, ये आज की डेट में जितनी भी तुर्की के अंदर की भरपूर फॉल्ट लाइन्स हैं, अगर तुर्की के फॉल्ट लाइन्स के बारे में आप चाहें तो एक सेपरेट वीडियो में हम कभी चर्चा कर सकते हैं, कमेंट में अपनी ओपिनियन बताइएगा। लेकिन तुर्की की जितनी यहाँ पर सारी फॉल्ट लाइन्स हैं, वो इस एरिया में बैठकर भारत बहुत स्पष्ट और साधारण तरीके से उनको इस लार्जर एक इंटेलिजेंस कोवर्ट बैटलफील्ड के तहत एक्सप्लॉइट कर पाएगा। तो आई बिलीव कि ये जो रीजनल डायनेमिक्स अनफोल्ड हो रहे हैं, इस वीडियो के बाद आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।